मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो। मैं दुकान पर फ़ोन करके मालिक को बुला लूँगा, फिर आपको शर्मिंदा होने पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा था। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरक़ी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेष में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। इसके बाद इनके लिए ये मालूम करना मुश्किल ना होगा कि मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कोलकाता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। इसने एक साइकिल रिक्शा वाले को इशारे से बुलाया, मुझे अपने साथ बिठा लिया। इसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे थाने ले जा रहे हैं? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। इसने रिक्शा वाले से कहा, कोलोटोला थाने चलेगा। बंगाली रिक्शा वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक थी, 2 मंजिला बसें गुजर रही थी। बंगाली लोग साइकिलों, गाड़ियों, बसों में और पैदल चले जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बिरंग साड़ियाँ सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बच बच कर उसे कहना चाहता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ। थाने के बजाय मुझे सोनागाची की खादी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैं इस तरह फरार की कोई राह ना निकाली तो चंद रोज में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी जिंदगी अकूबत खानों में सिसक सिसक कर ख़त्म हो जाएगी और वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जुबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज़ नज़रों से इस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था। यहाँ हर 5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थी जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड़े में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शा को जोर का धचका लगा और इसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं इस साइकिल रिक्शा से कूद गया। सड़क पर गिरते ही पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समाज चिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुक कर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा गया और मेरी आंखें धुंधला गई। यकायक सामने एक गली आ गई जिसके दोनों जानिब ऊंचे फ्लैट थे। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। गोया गोली मुझे नहीं लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए चलाई गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं जानिब घूम गई। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ इस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं इसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा जीना था। मैं तेज़ी से जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा, नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थी। मैंने आओ देखा न था और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरियों में कोई नरम चीज़ भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर तकने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफलर रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि ये जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थी। कारोबार हो रहा था लेकिन लोगों का ज्यादा हुजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफ तारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था, इसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में पेवस्त हो सकती थी।
कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से ये मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि किसी दुकान में घुस जाऊं। चुनाचा मैं आखिरी दुकान में घुस गया। यहाँ दराज कद आदमी जूतों के डब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं इसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो इसके हाथ से डब्बा छूट गया। दुकान में घुसते ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक किते पर पड़ी। साफ जाहिर था कि यह दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। इसने ऊपर दो छती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दो छती दीवार में एक खत्ता लगा हुआ है, इसमें जाकर छुप जाओ। दो छती दीवार एक मर्द की ऊंचाई पर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया। यहाँ खाली डब्बे पड़े हुए थे, इनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं इस खत्ते में घुस गया। यहाँ मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डब्बे रख लिए। मुझे यकीन नहीं था कि बच सकूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते देख लिया था। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं खत्ते में दबका बैठा खुदा से दुआएं मांगने लगा। दफातन दुकान के अंदर से आवाज़ें सुनाई थी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ पहचान ली। वो अंदर से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज़ आई, अजी महतर जी तशरीफ़ रखिए, धन्य भाग हमारे, आप हमारी दुकान पर आए। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया, और फिर यहाँ अगर कोई मुल्क दुश्मन दाखिल हो भला मुझसे बच सकता है। हम तो आप ही की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ आई। वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को ख़त्म करने का बेड़ा उठाए हुए हैं महतर जी। पहले हिंदुस्तानी है, बाद में कुछ और है। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ गए। तौबा कीजिए, मेरा ख्याल है वो ज़रूर सामने वाले गुसल खानों की तरफ निकल गया होगा। उधर से बाहर को रास्ता जाता है। आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं इस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हुआ, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो मुझे 5 घंटों से भी ज़्यादा लगे, दुकान के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर दुकानदार की आवाज़ आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था। खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज़ देकर बच्चे के लिए रसगुल्ले लाने को कहा और जनाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इंस्पेक्टर की बला शायद टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई। इसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मैं खत्ते में अकड़ूं बैठे बैठे थक गया था। मैंने 2 छती की तरह अपनी टांगें पसार दी। इससे मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2 नतीजों पर पहुंचा। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग सियाल के इलाके का रहने वाला है। दूसरा, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कोलकाता में झंग और चकवाल के लोग मुद्दतों से आबाद थे और यहाँ खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगला जुबान भी रवानी से बोलते थे, मगर इनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त ये आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में आया। इसने मुझे आवाज़ देकर नीचे बुलाया। कोठरी में कमज़ोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने इस आदमी को गौर से देखा। इसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघरे वाले स्याह बाल थे जो कनपटियों पर सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबियों जैसा साफ और खिलता हुआ था। कद लंबा और शाने चौड़े थे। वो बंगालियों जैसे सिल्क के कुर्ते और खद्दर के पजामे में मलबूस था। इसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे सादे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं भी इसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुँच गया कि वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर लिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक़्त से मारा मारा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक लगाकर पहचाना न जाऊँ। कोलकाता इसलिए आया था कि यहाँ से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरिक़ पाकिस्तान चला जाऊँ। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर दें तो मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी।
साफ लग रहा था कि वो मेरी कहानी को मनगढ़ंत समझ रहा है। इसने टिफिन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को इसने मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा खुदा इसे इसका अजर देगा। इसने अकड़ कर कहा मैं भारतीय बाशिंदा हूँ और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है, खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा। मैं एक पल के लिए साकत रह गया। इसने मेरे प्याली में थोड़ी सी भिंडियाँ डालते हुए मुस्कुराकर कहा मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है इसकी वजह से तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हूँ। और फिर तुम पंजाबी भी हो। पंजाबियों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वो खामोशी से रोटी खाता रहा, मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुकमा जहर बनकर मेरे हलक में उतर रहा था। खाना खाने के बाद इसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला मैं जानता हूँ तुमने मुझे झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये भी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूँगा अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तकरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरिकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर CID का आदमी था, इसने मेरे बुशरे और बातों से ठीक अंदाज़ा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूँ कि वैसा ही करूँगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी वहाँ से मशरिकी पाकिस्तान फरार हो जाना चाहता था। अगरचे इस वक्त मशरिकी पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा बेहद ख़राब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहाँ से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। जंग सियाल के इस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर को दुकान पर बिठाकर घर गया और वापसी पर इसकी टोकरी में एक जनाना बुरका था। जब शाम गहरी हो गई तो इसने मुझे बुरका पहनाया और कहा दुकान से निकलकर मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने बुरका पहन लिया, मेरे जूते भी इसने बदलवा दिए। मैंने 100 रुपए के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरिकी पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सैंडल और बुरका पहनकर दुकान से निकला। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफ़ी रौनक थी। नकाब की जाली से मैंने नज़र अपने मोहसन पर लगा ली थी। इसके पीछे पीछे चल रहा था। 2-3 बाजार घूमकर एक चौराहा आया तो इसने खाली रक्षा रुकवा लिया, फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रक्षा हम दोनों को लेकर कई बाजारों में से गुजरता हुआ लोअर चितपुर रोड की एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग के फाटक में दाखिल हो गए। बिल्डिंग के अंदर एक कुशादा सहन था, जहां दीवार के साथ पानी के नल लगे हुए थे। इसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रिक्शे से उतरकर हम पहलू वाली तंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद इसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। इसने मुझे बुरके में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर नहीं की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहां से निकाल कर इस इलाके की मस्जिद नाखुजा के करीब एक खाली फ्लैट में ले गया और मुझे हिदायत की कि मैं वहां से हरगिज बाहर कदम रखने की कोशिश न करूं। यहाँ दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डब्बों का अंबार लगा हुआ था। इसने अलमारी में से चादर निकाल कर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। तुम यहाँ आराम करो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं भी बाहर से ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्ती रोशन न करना, मैं सुबह आऊँगा। मेरे पास पानी की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर चला गया। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने न दिया। अंधेरे में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काट कर जगा देते। अलियू सुबह मस्जिद नाखुजा से आज़ान की आवाज़ आई, फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाज़ा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। जिसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त कर दिया गया है। आज रात 2 बजे कमरदीन नामी एक आदमी आएगा। वो मेरा ख़ास आदमी है। मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें सरहद पार करा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटुआ निकाला। इसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रख कर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊँगा। मैं इसे ममनूनियत भरी नज़रों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आया। इसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद इसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ाई थी। फिर मुझसे बगलगीर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। इसके जाने के बाद मैंने शेव बनाया, गुस्ल किया। दोपहर को इसने मुझे बंगला, कुर्ता और पाजामे का एक जोड़ा दिया था। मैंने वो पहन लिया। मशरिकी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे ज़रूरत न थी। वैसे भी ये मुझे जासूस के इल्ज़ाम में पकड़वा सकता था।
मैंने नक्शे को फाड़ कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपए के पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगा कर रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था जब मेरी घड़ी की सुई नहीं ठीक रात के 2 बजे। दरवाजे के ताले में चाबी घूमी, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से पुरसुकून भारी आवाज आई, कमरदीन। दरवाजा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आ गया। वो भी बंगाली लिबास पहने हुए था। वो मेरे करीब चिटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नफी में सर हिला दिया। फिर तुम दूसरे लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे हो जब तक मशीक पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकाल कर इसके सामने रख दिए। इसने सारे नोट उठाए, इनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पाजामे के नेफे में डाल ली। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज सुनाई दी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर इसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंगो तारीख सीढ़ियां उतरकर नीचे बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोरस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। इसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जकरिया स्टेट के इलाके की नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर लोअर चितपुर रोड पर उड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। उस जमाने में भी कोलकाता बहुत वसी और दूर दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मज़ाफ़ाती इलाके शुरू हो गए। अब हमारी दोनों जानिब खेत थे। इनमें नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थी। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाके में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था? हाँ जी, ड्राइवर इतना कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल न किया और खामोश बैठ रहा। मेरी आंखें सुलग रही थी मगर नींद से कोसों दूर थी। पूह फटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हुई। यहाँ हवा में खनकी थी। अंधेरा खत्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल गया। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए। यहाँ चंद एक खपरेल की झोंपड़ियां भी नजर आईं। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास गया। इसने किसी को आवाज दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन इससे बंगला में बात करने लगा। फिर वो इसे लेकर मेरे पास है। बंगाली ने मुझसे हाथ मिलाया और हमें खाली झोंपड़ी में ले गया। यहाँ हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि ये बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर इसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करानी है। यह आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार करवाने ले जाएगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपए दे दिए हैं, बाकी 200 रुपए तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम झोंपड़ी में लेट गए। रात भर का जागा शाम तक सोता रहा। मैं जागा तो कमरदीन वहां पर नहीं था। बाहर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ है। इसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हिल्ली के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द करोगे। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हिल्ली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हिल्ली मशीक पाकिस्तान की सरहद है। हिल्ली का स्टेशन मशीक पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर नजरल का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशीक पाकिस्तान की सरहद किसी की समझ में नहीं आ सकती थी। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कोलकाता की तरफ चला गया। मेरे बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया।
इसके बाद इसने इशारों से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। इसने एक मैली कुचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से इसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। इस वक्त मशरिकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरिबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात इसी नफरत की बिना पर हुए। अब फातेह अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरिबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फौजें मगरिबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई थी और पूरी 5 डिवीजन फौज ने मशरिकी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नकलो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ जाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहता था। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से लेकर जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले उबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टेले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। चूंकि मुझे गूंगा और बहरा बना दिया गया था, इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों ही में बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरिबी बंगाल का सरहदी गांव बिनगांव था। यहाँ से हिल्ली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहां भारतीय फौजों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजाअत और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया कि खुद भारतीय फौज के जर्नैलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का एतराफ़ करना पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।